मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहना। बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर कंपनी अधिनियम एवं सचिव पद्धति का टॉपिक अंश अर्थात शेयर्स के बारे में ई कंटेंट से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अंश होते क्या हैं और अंश कौन जारी कर सकता है। भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम लेटेस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो भी कंपनियां सार्वजनिक कंपनी के रूप में सम्मिलित होती हैं और तो उन कंपनियों के लिए पूंजी की व्यवस्था करने का एक माध्यम है अंश। अंश कंपनी की अंश पूंजी का कंपनी की अंश पूंजी विभिन्न अंशों में बटी होती है। उन छोटे छोटे हिस्सों को ही अंशों के नाम से जाना एवं पुकारा जाता है। अंशों के माध्यम से कोई भी सार्वजनिक कंपनी उनको जनता में जारी करके उनसे पैसा अंशों के बदले पैसा लेती है और उनको अंश जारी कर देती है। अब कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी की अंश पूंजी के एक भाग से है और उसमें स्कंद भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरी परिभाषा भारत के उच्चतम न्यायालय की दृष्टि में अंश कोई धनराशि नहीं है बल्कि धनराशि में मापा गया हित है तथा जो विभिन्न अधिकारों एवं दायित्वों से बनाया गया है। अंश विद्यमान अधिकारों की गठरी है अर्थात अंश जितने भी अंश का मूल्य उस पर अंश पर लिखा जाता है, अंकित किया जाता है, वह उसका अंकित मूल्य होता है और उसी पर शेयर्स जारी जनता को किए जाते हैं। अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अंश कंपनी की अंश पूंजी का एक भाग है। यह किसी अंशधारी के कंपनी में हितों तथा दायित्वों का मौद्रिक माप है। यह वह आधार है जिसके द्वारा इसके धारकों को कंपनी अधिनियम तथा अंतर नियमों के अधीन अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब अंश में स्टॉक भी सम्मिलित है अर्थात स्कंद भी सम्मिलित है। स्कंद से क्या आशय है? स्कंद क्या होता है? स्कंद अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों का समेकित रूप है यानी कंसोलिडेटेड रूप है। यह अनेक अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। स्कंद अतः स्कंद पूंजी का वह भाग है जो अनेक पूर्ण प्रदत्त फुल्ली पेड अप शेयर्सों को मिलाकर बनाया जाता है। अंशों की भांति स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। अतः एक कंपनी पूंजी में कितने ही स्कंद हो सकते हैं तथा प्रत्येक का मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है। इस तरह से स्कंद का ये अर्थ है। अब अंशों के प्रकार कितने होते हैं? कोई भी कंपनी निम्नलिखित दो प्रकार के अंश जारी कर सकती है। पहला है साधारण अथवा समता अंश जिनको इक्विटी शेयर्स कहते हैं। दूसरा है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश जिनको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अब साधारण अथवा समता अंश से तात्पर्य क्या है? साधारण अंश से तात्पर्य उन अंशों से है जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों की तरह पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में इनको निम्नांकित अधिकार प्राप्त नहीं होते। पहला है लाभांश के भुगतान में पूर्वाधिकार। दूसरा है कंपनी के समापन के समय पूंजी के पुनर्भुगतान का अधिकार। साधारण अंशों के धारकों को लाभांश तभी प्राप्त होता है जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुकाने के बाद लाभ की राशि बच जाए। यदि कंपनी के लाभों की संपूर्ण राशि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुकाने में ही समाप्त हो जाए तो साधारण अंशधारियों को लाभांश देना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार यदि कंपनी के समापन के समय कंपनी की सभी संपत्तियां
पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी के भुगतान के पुनर्भुगतान में ही समाप्त हो जाती हैं तो साधारण अंशधारियों को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होता है। इनको हम साधारण अंश के नाम से जानते हैं। दूसरा अंश होते हैं पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, और इंग्लिश में इसको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को निम्नांकित अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहला अधिकार इनको प्राप्त होता है लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के लाभों में से लाभांश प्राप्त करने का साधारण अंशधारियों से पहले अधिकार होता है, अर्थात इनको लाभ बंटने के बाद शेष राशि में से ही समता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। दूसरा अधिकार इनको प्राप्त होता है पूंजी के पुनर्भुगतान का पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को दूसरा अधिकार पूंजी के पुनर्भुगतान के समय मिलता है। जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी सभी ऋणदाताओं को भुगतान करने के बाद शेष बची संपत्तियों का पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग करती हैं। ऐसी दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों को साधारण अंशधारियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा इनको अधिकार प्राप्त होता है निश्चित लाभांश। पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से अथवा निश्चित राशि लाभांश के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होता है। संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभ न होने की दशा में भी लाभांश एक साथ प्राप्त हो जाता है। अगला इनको अधिकार है अतिरिक्त लाभों में हिस्सा प्राप्त करना। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का ही अधिकार नहीं होता है, बल्कि अतिरिक्त लाभों में से भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। जब कंपनी अपने सभी समता अंशधारियों के लाभांश का भुगतान कर देती है और उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ लाभ शेष रह जाते हैं तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को उस शेष लाभ में से भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसा अधिकार सभी पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है जब तक कि अंतर्नियमों में कोई विपरीत व्यवस्था नहीं हो। अगला अधिकार इनको प्राप्त है मताधिकार का। पूर्वाधिकार अंशधारियों को उन समस्त विषयों के संबंध में कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार होता है जो उनके हितों को प्रभावित कर सकते हैं। अगला इनको अधिकार है शोधन क्षमता। यद्यपि साधारण अंशों का जीवन काल में शोधन किया जाता है, किंतु पूर्वाधिकार अंशों का शोधन पूर्व निर्धारित थी या उनके जारी करने के 20 वर्षों के भीतर जो भी इनमें से पहले हो का शोधन करना आवश्यक या करना अनिवार्य होता है। इस तरह से साधारण अंश एवं पूर्वाधिकार अंशों में अंतर है। पूर्वाधिकार अंशों के में भी दो प्रकार के अंश होते हैं, संचयी पूर्वाधिकार अंश और असंचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश उन अंशों को कहते हैं जिनका लाभांश प्रतिवर्ष संचय या इकट्ठा होता रहता है, और असंचयी पूर्वाधिकार अंश उन अंशों को कहते हैं जिनका लाभांश या जो बोनस है वो संचय नहीं होता, बल्कि लाभांश उसी वर्ष में देय होता है जबकि कंपनी में लाभ हो। तो इस तरह से ये दो प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों का विवरण दिया गया है। आगे इसमें हम बता रहे हैं अंशों का निर्गमन मूल्य। अंशों का निर्गमन मूल्य इससे क्या है, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। कोई भी कंपनी अपने अंशों के निर्गमन का मूल्य कंपनी अधिनियम तथा अपने अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अनुरूप निर्धारित कर सकती हैं। कंपनियां सामान्यतः अपने अंशों को निम्नांकित में से किसी भी मूल्य पर निर्गमित कर सकती हैं। इसके 3 तरीके बताए गए हैं, 3 तरह से निर्गमन किया जा सकता है अंशों का। पहला है अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, अर्थात इश्यू एट पार।
यानी अंकित मूल्यों पर निर्गमन। जब इसका मतलब है जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन या विक्रय उनके अंकित मूल्यों पर ही करती है तो उसे सम मूल्यों पर या एट पार निर्गमन कहते हैं। सामान्यतः जितनी भी नई कंपनियां स्थापित होती हैं उनके अंश उनके अंकित मूल्यों पर ही निर्मित किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? सब मूल्य पर निर्गमन, क्योंकि नई कंपनी की जनता में कोई साख नहीं बनी होती है। नई कंपनी में विनियोग करते समय सामान्य जनता के व्यक्ति कई बार झिझकते हैं, इसलिए कंपनी भी अपने अंशों को जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए सम मूल्य पर ही निर्गमन करती है। दूसरा इनके निर्गमन का तरीका है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का जनता को निर्गमन करती है या बेचती है तो उसे अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। निर्गमित मूल्य तथा अंकित मूल्य के बीच का ही अंतर प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य 100 रुपये और कंपनी 1 से 10 रुपये पर अंशों का निर्गमन करती है तो हम इसे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। यहाँ प्रति अंश 10 रुपये प्रीमियम की राशि है। जब इसका प्रीमियम पर निर्गमन कब किया जाता है, कंपनी कब करती है? जब कंपनी की कई वर्षों से देश में या किसी भी देश के किसी भाग में अच्छे प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, उसके प्रोडक्ट की गुडविल सामान्य जनता में बहुत अधिक अच्छी बैठी हुई है, तो कंपनी अपनी गुडविल का फ़ायदा उठाते हुए उसको अपने अंशों को प्रीमियम पर जारी करती है और जनता उसमें पूंजी लगाने में किसी प्रकार की झिझक महसूस नहीं करती है। तीसरा तरीका है प्रीमियम के बाद में है अंशों का बट्टे पर निर्गमन। इसका मतलब क्या? बट्टे पर निर्गमन। ये तीसरा तरीका है बट्टे पर निर्गमन का। बट्टे पर निर्गमन से क्या आशय है? इश्यू एट डिस्काउंट। जब कोई कंपनी अपने अंशों को उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन करती है तो उसे अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। अंशों के अंकित मूल्य तथा निर्गमन मूल्य के बीच के अंतर को बट्टा कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा है कि कोई भी कंपनी कुछ अपवादों को छोड़कर अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने संबंधी कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। उनमें है पहला, परिश्रम साध्य साधारण अंशों के अतिरिक्त अंशों का बट्टे पर निर्गमन पर निषेध है। कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। अधिनियम द्वारा इस पर निषेध लगाया गया है, किंतु कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों, संचालकों आदि को परिश्रम साध्य क्षमता अंश बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। ऐसा करते समय उस कंपनी को इस अधिनियम के प्रावधानों को पालन करना होगा। निर्गमन व्यर्थ। यदि कोई कंपनी बट्टे पर अपना कोई अंश निर्गमित करेगी तो वह निर्गमन व्यर्थ होगा। इस तरह से कोई भी कंपनी 3 प्रकार से जनता में अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। अब आज के इस टॉपिक में अंश में हमने इसकी अर्थ एवं परिभाषा और इसको स्टॉक या स्कंद का आशय, अंशों के प्रकार, साधारण अंश और अधिमान अंश, 2 तरह के अंश बताए गए हैं। इनके अंशों के से आशय क्या है और अंशों का निर्गमन मूल्य, यानी कोई भी कंपनी जनता में किस तरह से किस प्रकार से अंशों का निर्गमन कर सकती है। इस तरह से आज हमने ई कंटेंट के माध्यम से आपको इस टॉपिक में पढ़ाया है। धन्यवाद।